हम लोग फेसबुक पे लाइव आ चुके हैं। ठीक है, आप सबका हार्दिक स्वागत है जो भी देश दुनिया से हमें देख रहे हैं आज के इस कार्यक्रम में। थोड़ी देर में हम गुड कार्यक्रम आफ्टरनून शुरू सर। करेंगे। थोड़ी देर में हम लोग कार्यक्रम शुरू करेंगे और तब तक आप लोग थोड़ा इंतजार करें। हम लोग थोड़ा ये लाइव शेयर देते हैं। जी, अभी आप लोगों को एक लाइव लिंक व्हाट्सएप पे जाएगा। ठीक है, उसको बस आप शेयर कर देना है सबको। जो भी दूर दुनिया से हमें देख रहे हैं। जिसके भी बैकग्राउंड में बच्चे बात कर रहे हैं ना, उनको थोड़ा सा दूर कर दीजिए प्लीज। तुषार जी नमस्ते, स्वागत है। नमस्ते, प्रणाम। जी, कैसे हैं? अभी लाइव लिंक आपके पास जाएगा, उसको शेयर कर देना है। जी, बैकग्राउंड में किसके बात कर रहे हैं बच्चे, उनको थोड़ा दूर करिए प्लीज। क्या कैसा आपके बैकग्राउंड में कोई है क्या? सर मैं तो शाहिना जी, शायद आपके बैकग्राउंड में बच्चे हैं, उनको थोड़ा सा दूसरे कमरे में भेज दीजिए। कार्यक्रम में डिस्टरबेंस होगा फिर। और सर और बताइए। कॉफी दूध गर्म करिए। आप सबको लिंक मिल गया होगा। होगा चाहे जी आया नहीं अभी। लाइव लिंक सबको मिल गया होगा। एक सेकंड देखते हैं, एक मिनट। क्या कैसा जी मिल गया आपको ना? नहीं नहीं चाहे जी अभी नहीं मिला, मेरे पास नहीं आया अभी। अभी गया होगा, देखिए भेज दिया है।
ठीक है, फिर हम लोग शुरू करें। जी। शाहिना जी, शायद मुझे लगता है आपके बैकग्राउंड में बच्चे कुछ शोर कर रहे हैं, आप उनको हटा सकते हैं? मगर आपके पीछे बच्चे शोर कर रहे हैं क्या? नहीं, वो जाहिर जी रोड पे है ना, तो वहां से आवाज ट्रैफिक वगैरह जो आना से वो है, बाकी बच्चे नहीं है हमारे घर पे तो अकेली हूँ। किसके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है? ये आवाज काफी डिस्टर्ब कर रहा है मुझे, मतलब सभी को डिस्टर्बेंस होगी इससे। चलिए चलिए, कोई बात नहीं, हम लोग शुरू कर लेते हैं। तुषार जी, शुरू करें? तुषार जी, भाई साहब शुरू करें। भाई साहब कहा तुषार जी? जय हिंद। भाई साहब क्या? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जी जी जी, शुरू करते हैं फिर। एक्चुअली आज थोड़ी अव्यवस्था हो गई, क्योंकि हमारे जो अ, सह आयोजक जो है वो भी आज बीमार पड़े हैं, वो जोड़ नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से सारी चीज मुझे अकेले संभालना पड़ रहा है। कोई नहीं तो जी। इसीलिए थोड़ी सी अव्यवस्था है, लेकिन कोई नहीं, हम लोग शुरू करते हैं। अब सबका हार्दिक स्वागत है जो हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। प्लेटफॉर्म जो हमारा ऑनलाइन फेसबुक का प्लेटफॉर्म हो या और दूसरे माध्यमों से जो हमसे जुड़े हुए हैं, सबका हार्दिक स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अकादमिक पॉलिटिकल विंग के मंच से हम लोग लगातार देश के जो गंभीर मुद्दे विचार का विषय है उसमें लगातार चर्चा के लिए कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और व्याख्यान आयोजित कर रहे हैं। पिछले 1-2 साल से तो लगातार ही हम कर रहे हैं और बहुत सारे मुद्दों पर आप लोगों ने हमारे मंच पे आए हुए वक्ता को सुना होगा, जिससे बहुत अच्छी प्रतिक्रिया भी हमें मिलती है। तो आज का जो ये विषय है, आज का ये विषय उत्तर भारत के पसमानदा समुदायों की जातिगत जड़ें, उत्तर भारत के पसमानदा समुदायों की जातिगत जड़ें, कास्ट रूट्स ऑफ पसमानदा कम्युनिटीज ऑफ नॉर्थ इंडिया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। लगातार आप लोग सोशल मीडिया पे या पेपर पत्रिकाओं में लगातार इस विषय की चर्चा आजकल आप लोग सुनते हैं। और जो हमारा हमारा जो विशाल देश है, हमारे देश हम एकत्र रहते हैं, इकट्ठा रहते हुए भी बावजूद इसके हमारा समाज जो है अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग समुदाय, अलग अलग भाषा भाषी या संस्कृति के लोगों से बनता है। इसमें अलग अलग लोग हम साथ में रहते हैं और जो भी समुदाय हमारे देश में इस तरह के समाज में रहते हैं, उन सारे समुदायों की एक सामुदायिक पहचान भी है। एक कम्युनिटी वाइज़ सबकी एक आइडेंटिटी है, पहचान है। वो अलग-अलग आर्थिक वर्ग के लोग हो सकते हैं, अलग-अलग सामाजिक स्थिति के लोग हो सकते हैं, अलग-अलग कल्चर के लोग हो सकते हैं। लेकिन हम जब अपने समाज में जाते हैं तो ऐसी स्थिति हमें देखने को मिलती है। जहाँ तक कि ये जो विषय है, इस पर चर्चा का उद्देश्य ये है कि जो हमारे वर्तमान सरकार हो या हमारा जो समाज है, समाज में आज जागरूकता पहले के समय से बहुत ज़्यादा है और हम चाहते हैं कि हमारे समाज के जो हर एक वर्ग है, वो कदम से कदम मिला के सब साथ मिल के चले और सारे समुदायों में एक खुशहाली हो, सारे समुदायों में तरक्की हो, चाहे शिक्षा की दृष्टि से हो, चाहे अर्थ की दृष्टि से हो।
तो अगर आज भी हमारे इस समाज में जहाँ पे हम विकास की बात कर रहे हैं, सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास की बात कर रहे हैं, उस समय में क्या हमारे समाज में ऐसे भी कोई लोग या समुदाय है जो अभी भी एक विशेष दर्जा प्राप्त करने के हकदार है, या कोई विशेष अटेंशन उनके विकास के लिए हमें देने की जरूरत है? क्या ऐसा समुदाय हमारे समाज में है क्या? अगर ऐसा है तो हमें उस पर विशेष चर्चा करने की आवश्यकता है, और उसी आवश्यकता के अनुसार आज का ये विषय रखा गया है। और इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ इस विषय के ही विशेषज्ञ वक्ताओं को हमने आमंत्रित किया है, जो कि अलग-अलग क्षेत्र से है, समाज सेवक है, शोधार्थी है, और अलग-अलग क्षेत्र से हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। और इसमें आप इन सारे जो हमारे आमंत्रित वक्ता है, इनका आप विचार इसमें सुनेंगे और अलग-अलग राय वो रखेंगे। तो मैं इस विषय पे बात करने के लिए सबसे पहले मैं आमंत्रित करूँगा कहकशां जी को, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में शोधार्थी है, और आप अ, हिंदी उपन्यासों में पसमानदा समुदाय की क्या स्थिति है, इसके ऊपर शोध कार्य कर रही है। तो आपके पास बहुत प्रामाणिक जानकारियाँ भी होगी, और आप लगातार शोध कर रहे हैं, तो निरंतर नए-नए तथ्य भी आपके पास मौजूद होंगे। तो मैं कहकशां जी से निवेदन करूँगा कि आप अपने विषय पर कुछ बात रखें। जी, अस्सलाम वालेकुम, जी। नमस्कार। जैसे कि बताया, मेरा नाम कहकशां है और मैं इसी विषय पे अपना काम पसमानदा पे काम कर रही हूँ। लगभग मुझे 4 साढ़े 4 साल हो गए इस विषय पे काम करते हुए। तो सबसे पहले मैं ये जानना ज़रूरी है कि ये जो पसमानदा शब्द है, ये बना कैसे? क्योंकि जब हम बात करते हैं इस्लाम की, तो इस्लाम में और मुसलमान में, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। जैसे कि अ, हम सभी जानते हैं कि मनुष्य के सिद्धांत और व्यवहार में हमेशा से फ़र्क रहा है। सैद्धांतिक रूप में कुछ और कहता है और व्यावहारिक रूप में किसी और तरीके से रहता है। तो यहाँ मुस्लिम समाज में सिद्धांत और व्यवहार में हम लोगों को मालूम चलेगा कि क्या फ़र्क है। तो इसी चीज़ पे मैं आपसे बात करूँगी। जैसे हिंदू धर्म में जिस प्रकार वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत शूद्र समाज आता है, उसी तरह ठीक वैसे ही मुस्लिम समाज में भी स्थिति है, उसे पसमानदा कहते हैं। तो सिद्धांत की पहले बात कर लेते हैं, व्यवहार की बात बाद में करेंगे। तो सिद्धांत की बात में इस्लाम में है, ना कोई सिद्धांत में ना कोई जाति है, ना वर्ण है, ना व्यवस्था है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना नीच है, ना ऊंच-नीच, कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले कुरान की रोशनी में अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे एक मैं उद्धरण आपको देना चाहूँगी, कोटेशन है, जिसमें कुरान में हिदायत दी गई है कि लोगों, हमने तुमको एक पुरुष आदम और एक स्त्री हव्वा से पैदा किया और फिर और वंशों में विभाजित किया, ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। तुम में अधिक बड़ा वह है जो खुदा का सर्वाधिक भय रखने वाला हो। ये हम बात करते हैं इस्लाम के सैद्धांतिक रूप की, जिसमें ये है कि हम सब एक ही के वंशज हैं, एक ही हमारे माता पिता हैं, आदम हव्वा हैं और बीवी हैं, वो उन्हीं लोग से हम लोग पैदा हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग का ऊंचा नीचा कोई नहीं है। जो सबसे ज्यादा ईश्वर का, चाहे अल्लाह का भय रखता है, उसे उन्होंने सबसे ज्यादा माना है कि वो अच्छा इंसान है। तो जाहिर सी बात है, सैद्धांतिक रूप में चाहे इस्लामिक रूप में यहाँ पे कोई ऐसा भेदभाव नहीं है। अब बात करते हैं मुसलमानों की, जो व्यवहारिक रूप में हम समाज में अपने देखते हैं। तो मुसलमानों में 3 वर्ग को हम ले सकते हैं कि इसमें कैटेगरी जो जातियों की है, वर्ग की, वर्ण की है, और फिर 3 रूप में बात करूंगी व्यवहारिक रूप में। सबसे पहले तो है अशराफ जाति, जो सबसे उच्च कैटेगरी की होती है। ये अपने आप को खुद का बाहरी नस्ल का मानते हैं, और जिसमें तुर्की, सैयद, अरबी, शेख, मुगल, मिर्जा आदि जातियों को शामिल किया जाता है। यह शुरू से ही सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत रही है, क्योंकि इनके पास शुरू से ही शक्ति थी। जब ये बाहर से आए थे, आक्रमण किया था, चाहे इन्होंने यहाँ रहाइश की थी, तो इनके पास शुरू से ही पावर आई थी। आर्थिक रूप से ये मजबूत थे। और मुस्लिम समाज पर, जो यहाँ पे मुस्लिम थे या बने थे, तो उनके ऊपर इनका ही दबदबा था, क्योंकि इनके पास शक्ति थी। तो ये सबसे ऊपर आते हैं, इन्हें अशराफ कहा जाता है। और जो दूसरा कैटेगरी, जो वर्ग मैंने आपको बताया था, इसके अंदर अजलाफ आता है।
इस वर्ग में अधिकतर जो मेहनतकश जातियां हैं, जैसे मान लें अब शिल्पकार हो गया, और अन्य पिछड़े वर्ग में भी ये शामिल है। इसमें शिल्पकार में मान लीजिए जुलाहा हो गया, मोची हो गया, धुनिया हो गया, तेली आदि लोग, ये जो मेहनतकश जातियां हैं, ये सारे लोग इसके अंदर अजलाफ के अंदर आते हैं। और ये अपना जो आर्थिक रूप से कैसे अपना पोषण करते हैं, चाहे परिवार को कैसे चलाते हैं, तो जो इनके पास कुशलता है, जो इनका पेशा है, खानदानी पेशा है, जैसे मान लीजिए कोई एक जुलाहा हो गया, तो वो साड़ी बुनने का काम करता है, तो परिवार के और लोग होंगे, चाहे बेटा होगा, तो वो लोग मतलब परिवार में यही काम करते हैं, ये कपड़े बुनने का काम करते हैं। मोची हो गया तो वो अपने मतलब मोची का काम करके करेगा, धुनिया होगा, डफाले हो गए, तो ये लोग जो अपना पेशा अपनाए थे शुरू से, उसी पेशे को इन्होंने अपने आगे बढ़ाया और इसी से अपना ये पालन पोषण करते थे। 2 कैटेगरी हो गई। तीसरी श्रेणी में अर्जाल आ जाएंगे, इन्हें अर्जाल कहते हैं। वैसे तो इन्हें कमीना भी कहा जाता है, पर वैसे अब तो अर्जाल नाम से ही कहते हैं, क्योंकि कमीना तो अर्थ हो गया इसका अर्जाल का। इसमें ज्यादातर अर्जाल के अंदर वो जाति आती हैं जो सफाई का काम करती हैं। जैसे मैं बता दूं आपको, इनके पहले तो इनकी सामाजिक हालत इन तीनों कैटेगरी में सबसे ज्यादा नीचे है। मतलब हर तरीके से, आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, किसी तरीके से। अगर आप आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है तो आप हर स्तर पे, चाहे सामाजिक हो चाहे कोई सा भी हो, तो आप उसके नीचे ही रहेंगे, ऊपर नहीं जा सकते। तो सबसे मोटिव जो सबसे आप कह सकते हैं हार्ड क्वेश्चन है, चाहे हार्ड मोटिव, वो ये है कि अगर आप आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है तो आप कहीं पे भी नहीं है, समाज में आप कहीं नहीं है। आप ये है कि अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये जो इन दोनों कैटेगरी के अलावा जो तीसरा कैटेगरी है अर्जाल है, वो इन सब में तीनों में सबसे नीचे है। ठीक है, तो इनकी सामाजिक हालत जो है वो बहुत सबसे नीचे है, और ये जो हिंदू भाइयों में शुद्ध जातियों हैं, उनके समानांतर ही ये मानी जाती हैं, मुस्लिम जातियों में। और जैसे कि समय से ये होता है कि हिंदू शुद्र जो थे वो, उनके लिए कुछ रहनुमाए खड़े हुए और उन लोगों ने कुछ मेहनत की, चाहे जागरूक हुए, किस तरीके से वो लोग, उन्होंने अपना दिन जो है संभाल लिया, उन्होंने प्रगति की, चाहे वो जागरूक हुए, तो उस तरीके से उन्होंने अपने अधिकारों के प्रति ईमानदारी दिखाई, चाहे कह सकते हैं कि अपना लिया, चाहे समझ गए, वो उन्होंने किया। ठीक है, पर जो अर्जाल है, इनके पास मतलब इनके ना रहनुमा है न इनके ये इस्लाम के जो फिक्रमंद लोग हैं, जो कहते हैं कि इस्लाम हम भाई भाई हैं, मुस्लिम भाई भाई हैं, इन्होंने भी ध्यान नहीं दिया कि हमारे साथ जो और जातियों के लोग हैं, चाहे और भी कैटेगरी है, वर्ग है, उनको भी शामिल किया जाए। तो इस जो अर्जाल वर्ग में है, इस वर्ग में आप रख सकते हैं सफाई में, जैसे मैंने बताया आपको, मेहतर हो गए, भक्को हो गए, नट हो गए, धोबी, हलालखोर, गोरकन, ये जाति, जितनी जातियां हैं, ये सब सारी की सारी शामिल होंगी अर्जाल वर्ग में, जो कि सबसे। और अजलाफ और अर्जाल, ये दोनों वर्ग जो है पसमानदा समाज के अंतर्गत ही आती है। और मैं आपको बता दूं कि इतिहासकार जो नजीर अकबराबादी हैं, इन्होंने अपने लेख में आमतौर पर मुसलमानों की 36 व्यवसायिक जातियों का उल्लेख किया है। जो पेशे से जुड़े हुए हैं, उनको 36 जातियों के बारे में उन्होंने बताया। जबकि अंग्रेज लेखक एच इलियट ने मुसलमानों की जातियों के नाम गिनाए हैं, और मार्टिन मुनीगमरी ने बंगाल और बिहार के कस्बों में 79 पेशेवर मुस्लिम जातियों का उल्लेख किया है। तो आप जान सकते हैं इसमें जितने पेशे बनेंगे, 79 हो चाहे और ज्यादा बढ़ते, अब तो और ज्यादा बढ़ गए होंगे, ये तो मैं आपको पहले का रेफरेंस दे रही हूँ। तो इसमें वक्त के साथ तो और तब्दीली हो ही रही है, ऐसी बात नहीं है। तो इन्होंने उस टाइम 79 पेशेवर जातियां गिनाई थी। तो आप सोचिए कि इस्लाम में जहाँ कहते हैं कि सब एक इकट्ठे हैं, कोई ऊंचा कोई नीचा, कोई जाति नहीं है, सब बराबर हैं, तो इसमें व्यवसाय के नाम पे, आप पेशे के आधार पे यहाँ पे जातियां बना दी गई। और जबकि बता दूं कि एक बंगाल की जनगणना हुई थी, उनके विभाग में ये जानकारी मिली थी कि मुसलमानों में केवल विभिन्न जातियां हैं, बल्कि उनकी अपनी अपनी जाति पंचायतें भी हैं। ये जाति पंचायतें अपनी अपनी जाति की सुरक्षा के लिए दूसरी जाति में विवाह पर प्रतिबंध लगाती हैं। मतलब वो अपनी जाति को सिक्योर करने के लिए दूसरी जातियों में शादी भी नहीं करते। मतलब हमारे यहाँ पे रोटी और बेटी का भी रिश्ता नहीं है। तो आप बताइए ये समानता कहाँ है? जब आप रोटी और रिश्ता नहीं कर रहे, बेटी का, अपने आप कैसी भी जाति की हैं, ऊपर के हैं, नीचे के हैं, चाहे मिडिल के हैं, आप उस जाति में विवाह इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपकी जो जाति है
वो दूसरे में तब्दील हो जाएगी या चली जाएगी। तो आप उसको सेफ जोन में डालने के लिए आप अपनी बेटी भी नहीं देंगे और आप रोटी का भी रिश्ता नहीं रखेंगे, क्योंकि आप उनकी जात से अलग हैं। तो आप देखिए ये सूक्ष्म चीजें हैं। आम जो हमारा समाज है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उन्हें नहीं मालूम कि इस्लाम में या मुस्लिम में ऐसी चीजें भी हैं। मतलब हैरत की बात है, आप सोचिए कि जब मैंने 2018 में पीएचडी में एनरोलमेंट ली थी, एडमिशन लिया था मैंने। तो आप सोचिए जब मैं एमए कर रही थी, मेरे ख्याल से ये 16-17 की बात है, मैं रेगुलर में थी। तो आप सोचिए मैं इतनी जागरूक मैं खुद नहीं थी कि हमारे इस्लाम में चाहे हमारे मुसलमान समाज में ऐसी चीजें भी हैं। मतलब हम पढ़े लिखे लोग होके इतनी देर से मुझे मालूम हुआ। तो आप सोचिए जो गांव में हैं चाहे कस्बे में हैं, तो वो लोग, आप अधिकार की बात छोड़िए, उन्हें तो यही नहीं मालूम है पसमानदा में आते हैं। तो ये थोड़ी सोचने की बात है। खैर, तो अब जैसे कि इस्लाम में यहाँ छुआछूत और वर्ण जातियों की धारणा नहीं है, तो इसमें क्या किया मुसलमानों ने कि इसे शारीरिक साफ सफाई और अस्वच्छ कार्य करने वालों से जोड़कर देखने लगे कि ये साफ सफाई काम करते हैं चाहे गंदा काम करते हैं। तो जो जातियां अस्वच्छ और अपवित्र कार्य में लगी हैं, वही समाज में सबसे नीची माने जाने लगी। आपके काम के, आपके पेशे के आधार पर इन्होंने इन्हें सबसे नीचे डाल दिया, जो अर्जाल वर्ग है। यह वर्ग ही जाति व्यवस्था की सीढ़ियों पर सबसे नीची पायदान पर आते हैं। इनके कार्य ही कारण इन्हें अशुद्ध माना जाता है तथा इनके साथ उच्च श्रेणी के मुसलमान बेटी और रोटी का संबंध नहीं रखते। यदि आप इन्हें इस्लाम में समानता की बात याद दिलाते तो इनका इतना ही जवाब होगा कि साफ सफाई का ख्याल नहीं रखते, ये गंदे रहते हैं या अस्वच्छ रहते हैं, इसलिए हम इनसे दूरी बना के रखते हैं। तो खैर, मैं यहाँ पे एक आपको छोटा सा कोटेशन देना चाहूंगी कि इस कोटेशन में था कि ऊंची श्रेणी के समूहों के सदस्य मुस्लिम भंगी जातियों लाल बेगियों के साथ नहीं खाते पीते। लाल बेगियों के मौलवी के काम करने वाले दफाली या कभी कभी उनके पड़ोस में रहने वाले कलंदर लाल बेगियों का खाना पीना भी नहीं स्वीकार करते। मतलब आप मौलवी का काम करते हैं, आप मस्जिद में रहते हैं और आप लाल बेगी हैं या दफाली हैं, तो आपके हाथ का खाना भी नहीं खाएगा कोई, चाहे आप दे दीजिए, चाहे जैसे होता है ना मस्जिदों में जो रहता है, मदरसे में रहते हैं तो मौलवियों को खाना दे दिया जाता है, तो ये उनके हाथ का खाना भी नहीं खाते हैं। मौलवियों की बात कर रही हूँ मैं, वो तो इस्लाम जानते हैं अच्छे तरीके से, उन्हें कुरान पता है, उन्हें शरीयत पता है, उन्हें हदीस मालूम है, फिर भी ये चीज है। खैर, ये इम्तियाज अहमद की किताब है, मैंने उनसे तो जब अब शारीरिक अशुद्धता पे हम आ गए कि इस्लाम में मुसलमानों में समान लागू है। मान लीजिए आप अशुद्ध किसी तरीके से हैं, इस्लाम में नापाक आप हैं, तो आप चाहे अशराफ हो चाहे अर्जाल हो या अफजाल हो, आप तो अशुद्ध हैं। और पाक और नापाक का तो जो नियम है इस्लाम में, जो कुरान में है, वो सबके लिए समान है। ठीक है। तो जो इन्होंने जोड़ दिया कि जैसे कि मान लीजिए नापाकी और उसको समाप्त करने का तरीका, नियम एक समान है। नापाकी को धोकर ही पाक किया जाता है, चाहे आप नहा लीजिए, चाहे जो भी जिस तरीके से हो। तो जो नापाक होगा, अशराफ हो या अर्जाल, इसमें अशुद्धता में मासिक धर्म भी शामिल है, क्योंकि ऐसी स्थिति में नमाज या कुरान नहीं पढ़ा जाता। इसका यह अर्थ नहीं कि स्त्रियां नीची जाति की हो गई। फिर पेशे के लेकर ये भेदभाव क्यों? क्योंकि अशुद्ध तो सब समान रूप से है। तो फिर आप ये तो नहीं कह सकते ना कि वो अशराफ है तो वो शुद्ध हो गया और अर्जाल है तो अशुद्ध हो गया। खैर, ये तो साफ हो जाता है कि नापाक और पाक होने का नियम समान है, परंतु मुसलमानों पेशे आधार पर ही वर्ग बन गए। धारणा यह बनाई गई कि आर्थिक हालात मजबूत होने के साथ यहाँ जातियों में परिवर्तन होता रहा है। जैसे आप मान लीजिए मोची है, आपके पास कम धन है, आपने ज्यादा धन अर्जित कर लिया, चाहे वैसा आपका ज्यादा चल गया, तो आप आर्थिक रूप से संपन्न हुए, तो ये कहेंगे कि आप अशराफ वर्ग में आ सकते हैं क्योंकि आपके पास धन हो गया, आप आर्थिक रूप से मजबूत हो गए। तो ये कहने की बात थी, ऐसा यहाँ कुछ नहीं था। और ये कह दिया कि यहाँ जाति तो जनजात है नहीं, जैसे हिंदू शूद्रों में है चाहे हिंदू लोगों में है। तो इन्होंने ये बोल दिया कि आप पेशे के आधार पर अपनी जातियां बदल सकते हैं। यह बात सही भी मान लें तो एक मोची का बेटा भले ही आर्थिक रूप से मजबूत हो जाए, रहेगा हमेशा मोची ही। यदि किसी शेख का बेटा भले ही कपड़ा बेचे, परंतु शेख ही कहेगा, वो अपने आप को मोची या किसी और चीज में नहीं तब्दील करेगा कि मैं कपड़ा बेचता हूँ, चाहे मैं जूते का काम करता हूँ, तो मैं तो कहेगा मेरे खून के अंदर अशराफ वर्ग है, मैं उच्च वर्ग का ही हूँ।
तो मुसलमानों भी यह घाव काफी समय से पाला जा रहा है। हाँ, यह अलग बात है कि पसमानदा मुसलमानों को अपने रहनुमाओं पर काफी यकीन है, बहुत मतलब आंख मूंद के ऐसा होता है कि नहीं वो जो कह रहे हैं वो सही है, और खुद से चिंता नहीं करना है। ये चीज है, आप तो जागरूक नहीं है कर सकते, क्योंकि आप पीछे चल रहे हैं। आपने एक आगे कर दिया है कि हमारे ये नेता है, वो अलग, ये अलग बात है कि वो डिसीजन सही ले रहे हैं गलत, उन्हें नहीं मतलब है। उन्हें ये है कि वो इतना विश्वास करते हैं कि हमारे जो रहनुमा हैं, जो हमारे आगे नेता हैं, वो हमारे साथ अच्छा ही करेंगे, हमारे साथ बुरा नहीं करेंगे, इसलिए वो सोच काम ही नहीं करते। तभी तो भाईचारे के संबंध निभाते निभाते ये गर्द की जिंदगी जीने को मजबूर है। तो देर से ही सही, यहाँ भी उम्मीद की रोशनी पैदा हो गई है, जिसको दिखाया पूर्व राज्यसभा सांसद अली अनवर ने। सबसे पहले पसमानदा का जो आप कहते हैं कि शब्द का इस्तेमाल की इजाद किया था, तो अली अनवर ने किया था, जो अक्टूबर में 1998 को इस मसले पे विधायक क्लब हॉल में आयोजित करके इन्होंने पीएमएम, पसमानदा मुस्लिम महाज बिहार का गठन किया था, जिसमें इन्होंने बताया पस का शब्द है जिसके मायने पीछे होता है, और मांदा का अर्थ होता है जो छूट गया, अर्थात जो पीछे छूट गया उसे ही पसमानदा कहा जाता है। अब वो पीछे किस रूप में छूट गया, वो सामाजिक रूप में हो, आर्थिक रूप में हो, और राजनीतिक रूप में हो, किसी भी रूप में आप मान लीजिए, हर जिस फील्ड में वो पीछे है उसको हम पसमानदा में जोड़ देंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्थिक रूप से है, मान लीजिए कोई आर्थिक रूप से सक्षम है पर जागरूक नहीं है, तो अपने अधिकारों के प्रति वो नहीं है, तो उसे कह सकते हैं कि हाँ, मेनली ये है कि जो अजलाफ और जाल जातियां हैं, जो पेशेगत जातियां हैं और जो सफाई का काम करती हैं, इन दोनों जातियों को मिला के इन लोगों ने बनाया कि एक यूनिटी बनाते हैं, इसको हम कहते हैं, वो जो पीछे छूट गया उसे हम पसमानदा कहेंगे। तो इस मूल यही है, पीछे छूट गया है, किसी रूप में छूटा हो वो पीछे छूट गया है। खैर, तो पसमानदा मुस्लिमों के अधिकार दिलाने और उनकी आवाज उठाने में इस महाज का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इन्होंने जागरूक किया लोगों को। चाहे सबसे पहले बिहार से शुरू किया था, सबसे पहले बिहार का था, तो ये मुहिम जो चली थी बिहार में शुरू हुई। जी, मुझे आवाज में थोड़ी कट रही है, समझ नहीं आ रही। हेलो जी, आप चाहे तो अपना वीडियो ऑफ करके बात करिए तो ज्यादा आवाज आपकी क्लियर आएगी। आप अपने वीडियो को ऑफ कर लीजिए। नहीं, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। खैर, तो मैं कह रही थी कि जो पीएमएम जो बिहार से शुरू हुआ था, पसमानदा का जो आप मुहिम कह सकते हैं, ये बिहार से शुरू हुआ था सबसे पहले, और ये शब्द भी वही इजाद अली अनवर ने किया था। तो ये बिहार से चलते चलते उत्तर प्रदेश में जो ज्यादा बड़ा एरिया है, मैं खुद एक आप कह सकते हैं कि मैं मतलब उत्तर प्रदेश में जो वहाँ पे हमारे जो एशिया का सबसे बड़ा गहमर है, मैं वहां से बिलोंग करती हूँ, और मैं खुद एक पसमानदा हूँ। हमारे ननिहाल ददियाल सारे लोग, और मेरा जो ननिहाल है वहाँ पे सारे लोग लगभग बुनकर ही हैं सारे लोग। तो वो जितना वर्ग है मैंने देखा है, मतलब खुद से भी, ऐसा नहीं है किताबी बातें कर रही हूँ मैं आपसे, बिल्कुल व्यवहारिक बातें कर रही हूँ। उसमें भी जितने लोग हैं जो, मतलब आप सोचिए इतनी उनकी दयनीय दशा है कि वो ये होता है कि अगर आज का जुगाड़ कर लिया उन्होंने अपने खाने का, कल का उन्हें नहीं मालूम उन्हें क्या करना है। तो आप ऐसे बताइए कि ऐसे वक्त में, चाहे ऐसे हालातों में, कोई अपने बच्चों को अगले दिन जब जो पढ़ने के लिए चाहे खाने के लिए नहीं कर पा रहा है, वो अच्छी शिक्षा कैसे देगा, कैसे आगे बढ़ाएगा, कैसे जागरूक होगा, कौन जागरूक करेगा, ये तो काम किसी को करना पड़ेगा। खैर, तो ये काम उन्होंने शुरू किया था अली अनवर ने। तो पसमानदा मुसलमानों के हक अधिकार दिलाने का, उनकी आवाज उठाने में इस महाज का बहुत बड़ा हाथ है। देनी यह है कि हमारे पसमानदा समाज का अपने अधिकार के लिए जागरूक करना पड़ रहा है, जबकि यह कार्य काफी अरसे पहले हो जाना चाहिए था। आजादी के इतने वर्षों बाद भी हम अभी इस मुद्दे पे बात ही कर रहे हैं। हम काम करने की छोड़िए, जागरूक करने छोड़िए, हम इसे बात कर रहे हैं। अभी शुरुआत हुई है हमारे मुहिम की, परंतु अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यह समाज जागरूक के पड़ाव पर जिम्मेदारी में काफी पीछे छूट गए हैं। ना जिम्मेदारी जानते हैं ना अधिकार जानते हैं, तो जाहिर सी बात है कोई भी समाज हो, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, वो तो पीछे रहेगा ही। खैर, तो इन्हें इस पसमानदा समाज को जगाना बहुत जरूरी है। पसमानदा समाज के अधिकारों की बात कभी भी उठी, इन अगड़े मुसलमानों ने इनका फायदा लिया और अपने भाइयों को अंधेरे की जिंदगी जीने के लिए छोड़ दिया।
क्योंकि आप देखिए कि किसी भी फील्ड में देखिए, अगर मुसलमानों की मैं बात करूं आपसे, तो अच्छे पोस्ट पे जो जो लोग हैं ब्राह्मण के तौर पे, जो अशराफ मैं कंपेयर कर रही हूँ उन लोगों को, वो सब जो मुसलमानों में उच्च कैटेगरी में आते हैं, वो अच्छी अच्छी जगहों पे हैं, अच्छे पोस्ट पे हैं, उनके आर्थिक हालात जो है वो अच्छे हैं। और जो मान लीजिए इक्का दुक्का ही होंगे मेरे ख्याल से, जो पसमानदा पे अच्छी पोस्ट पे हो, चाहे आईपीएस हो, नेता हो, चाहे आप डॉक्टर कह लीजिए, चाहे प्रोफेसर, टीचर, कुछ भी कह लीजिए, मतलब इनकी संख्या नाम मात्र ही है, आप मतलब हाथ पे गिन सकते हैं। जितने मोस्टली हैं वो सारे अगड़े मुसलमान ही हैं। तो इन्होंने अपना ध्यान दिया, अगड़े मुसलमानों ने, ना कि पसमानदा का ध्यान दिया। अगर ये साथ में लेके चलते तो ऐसी दशा नहीं होती। खैर, तो ये अगड़ी जातियों को याद दिलाने की जरूरत है कि जब सभी के लिए अल्लाह एक है। यहाँ पे मैं मतलब आप मुसलमानों की बात करती हूँ, इस्लाम में तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, मैं मुसलमानों की व्यवहारिक की बात कर रही हूँ। तो जब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जब अल्लाह एक है, नमाज एक है, कुरान एक है, तो फिर कोई ऊंचा और कोई नीचा कैसे हो गया? नमाज में आप वही पढ़ते हैं जो हम पढ़ते हैं, कुरान शरीफ आप वही पढ़ते हैं जो हम पढ़ते हैं। तो ये जो लकीर है, ये जो भेदभाव जो आपने बनाया कि हम ऊंचे हैं आपसे और आप हमसे नीचे हैं, तो किस आधार पे खींच दिया? सिर्फ इस आधार पे खींच दिया कि आप आर्थिक रूप से मजबूत हैं, आप श्वेत रंग के हैं, आपका कद मजबूत है, आप हष्ट पुष्ट हैं। क्योंकि ज्यादातर अशराफ के जो हैं, जो बाहर से आए थे, तो उनका वंशज बढ़ते बढ़ते तो वो थोड़े से अलग होते दिखते हैं, ठीक है, कलर से वो करके ऐसे कि आप पहचान करते हैं कि हम अशराफ मुसलमान में हैं। तो आपने सिर्फ इस आधार पे बना दिया कि आप श्वेत रंग के हैं और आपका आर्थिक आर्थिक जो रूप है वो संपन्न है, आप हर तरीके से, तो आप हमसे उच्च वर्ग में आते हैं। हालांकि इस दुनिया में जितने भी अल्लाह के रसूल आए, जितने पैगंबर प्रोफेट्स अल्लाह पाक ने यहाँ दुनिया में भेजा था, सबकी शिक्षा यही थी कि सभी मुसलमान एक समान है, कोई भी छोटा या बड़ा किसी रूप में नहीं है। उन्होंने ये बताया कि मैं यहाँ से एक कुरान और का एक आपसे कोटेशन यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहूंगी कि कुरान में कहा गया, तुम सब बुनियादी तौर पर एक ही गिरोह और एक ही जाति हो, तुम सबका पालनहार भी एक ही है। जब अल्लाह फर्क नहीं कर रहे तो आप कौन है फर्क करने वाले? खास तौर पे लिखी हुई है। उन्होंने कुनबा बनाया सिर्फ पहचान करने के लिए, आपने उसे विभाजित कर दिया जातियों में, आपने उसमें व्यवहारिक डाल दिया, आपने उसमें भेद डाल दिया, आपने उसमें ऊंचा नीचा डाल दिया कि आप उच्च हैं हम नीचे हैं। तो ये चीजें मुसलमानों ने की, ना कि इस्लाम ने। और यहाँ पे मतलब आप समझिए, सबसे पहले अंतर यही समझना चाहिए कि इस्लाम और मुसलमान दोनों चीजें अलग अलग हैं। मुसलमान इस्लाम की बातें नहीं जानते, इस्लाम वाले मुसलमान अप्लाई नहीं करते हैं। मुझे किसी ने ये भी चीज पूछी थी कि आप लोग बहुत कट्टर होते हैं इस चीज को लेके, और जो मौलवी वगैरह होते हैं वो लोग काफी कट्टर होते हैं, तो उनकी चीजें जो बच्चे हैं वही चीज से सीखते हैं। तो मैंने उन्हें यही कहा था कि इस्लाम में कट्टरता नहीं है। अगर आप मान लीजिए कोई भी अधूरी चीज आप पढ़ेंगे ना, तो वो गलत ही चीज होगी। जब तक आप उस चीज को पूरी तरीके से नहीं जानेंगे, उसके सिद्धांत को नहीं जाएंगे, उसको पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, जानकारी नहीं लेंगे, तो वो गलत चीज ही इफेक्ट करेगी। तो जरूरत यहाँ पे है कि हम जो जो बन रहे हैं, चाहे जो हमें अभी तक अंधेरे में जिन्होंने रखा था, उनके ऊपर विश्वास न करके खुद से चीज को पढ़ना, चीज को जानना कि इस्लाम में क्या है। आपको अपने अधिकार खुद लेने, संविधान में, लोकतंत्र में आपको खुद करना चाहिए। और हालांकि पहले से तो मेरे ख्याल से काफी सुधार हुआ है, जितने मैंने इंटरव्यूज लिए हैं, चाहे मैं जितने कस्बों में या गाँव में गई हूँ, तो हालात पहले से थोड़े बहुत सुधरे हैं। मतलब प्रैक्टिकल जो साक्षात्कार वगैरह मैंने लिए हैं, तो मैं उनके लिए बस इतना ही कहूंगी, जो कुछ लोग होते हैं आंखों से अंधे होते हैं और कुछ दिमाग से, तो आंखों का इलाज तो भी संभव है, वो तो हो जाता है आधुनिक दौर में। तो दिमाग से जो है, चाहे जानबूझ के जो अंधे बनते हैं, उनका तो इलाज संभव नहीं है ना। तो इसलिए जो हमारे पसमानदा समाज है, जो मुसलमान है, उनको जरूरत है कि पहले तो अपने आप अधिकारों को जागरूक करें, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों। उसके बाद जो आपको आप शिक्षा लें, आप सामाजिक रूप से जुड़े, आर्थिक रूप से आप जब आप शिक्षा लेंगे, जब जागरूक होंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपके दिन फिरेंगे। ऐसे नहीं कि आप वैसे ही रहेंगे। तो जरूरी है कि आप जागरूक हों, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से। आप ज्यादा से ज्यादा ऐसा पेशे के ओर ना जाएं,
पहले अपनी ठीक है शिक्षा भी जरूरी है, जैसे आप पेशे के कहते हैं कि ये होता है कि हम अपना मतलब खर्च ही इतनी मुश्किल से चला सकते हैं तो हम कैसे पढ़ाएं। तो आपको पता है गवर्नमेंट स्कूल इतने सारे हैं, चाहे मुझे नहीं लगता कि पढ़ाने में ज्यादा दिक्कत है, मुझे ये लगता है कि आप जागरूक नहीं है इसलिए आपको ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस खुलते हैं। जब आप जागरूक होते हैं तो आपको मालूम चलता है कई सारी शाखाएं हैं जिससे आप मदद ले सकते हैं और अपने दिन बदल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जरूरी ये है कि जो पेशेगत काम करते हैं, जो पेशे से किसी भी तरीके से हो, तो एक तो सरकार को ये करना चाहिए कि उन्हें आगे कर, जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ जुलाहों का। तो जो जुलाहे हैं, अब आधुनिक दौर आ गया है, मशीनीकरण हो गया है, तो पहले हस्तकरघा से इस्तेमाल करते थे, हाथों से लूम चला के कपड़े बुनते थे। अब पावर लूम आ गया है, मशीनें से चलती है, साड़ियां जो बुनती हैं चाहे अलग अलग डिजाइन में वैरायटीज में बनती हैं। तो जरूरी है कि उस कौशल का इस्तेमाल वो कैसे करें। बीच में जो बिचौलिया सेठ जो वगैरह आते हैं जो शोषण करते हैं इन लोग का, उन लोग से इन लोग को बचाया जाए। तो इनको ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए कि ये खुद से सक्षम हो जाए उस चीज को करने में, ना कि इन्हें बीच के मिडिल लोगों की इन्हें जरूरत पड़े। तो मुझे लगता है इस तरीके से ये अपना बचाव और कर सकते हैं, और जो अपना भविष्य है वो अंधेरे से बचा सकते हैं। तो मेरा मानना यही है, और मैंने जो रिसर्च की थी, मैं आपने 3-4 दिन दिए थे मुझे, तो इस चीज में मैं इतना ही कर पाई थी। हालांकि बाकी चीजें जो मेरी प्रैक्टिकल ज्यादा हैं, क्योंकि मैं फील्ड वर्क ज्यादा करती हूँ, तो मैं उस तरीके से भी आपको लेके मैंने बोला था, और किताबी बातें बहुत कम थी। तो मैं व्यवहारिक की मैंने ज्यादा बात की थी, क्योंकि हमारे समाज में यही हो रहा है। बिल्कुल। जी कहकशा जी, जी जाहिर। आपको आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना सुंदर वक्तव्य रखा। हालांकि जैसे कि आपने कहा कि समय बहुत कम था, आपको समय कम मिला तैयारी करने के लिए, लेकिन इसके जी बावजूद जी भी आपने जितनी धारा प्रवाह आपने इस चीज़ को रखा है और जितने व्यवस्थित ढंग से बातों को रखी है, ये बहुत ही मुझे लगता है हमारे सुनने वाले दर्शकों को बहुत इससे नई जानकारी मिली है और भविष्य के लिए एक दिशा निर्देश भी उनको प्राप्त होगा इससे। मैं ऐसा आशा ऐसी उम्मीद करता हूँ। और मैं आपसे एक बस आपका खत्म होते होते मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि आप सिर्फ वो जो आपने उपन्यास जो कुछ प्राइमरी इसके लिए लिया है, उन उपन्यासों का नाम थोड़ा जी। और राइटर का नाम बता दीजिए ताकि थोड़ा हाँ और जी ऑथेंटिक हो जी जाए। बिल्कुल। जी। जी, हाँ, मेरा जो काम है वो उपन्यासों पे ही है। हालांकि जो हिंदी साहित्य का इतिहास, जो इतिहास की बात करूंगी, हिंदी में बात करूंगी, तो इतिहास में ऐसा कुछ खास लिखा नहीं गया था जिसे मैं जी। लेके करूं, क्योंकि आधा गांव शुरू करते हैं। जब मैंने रिसर्च का काम शुरू किया था तो मुझे कहा गया कि आधा गांव में तुम्हारी जो एक गंगौली है, जो मेरे पापा के ननिहाल है गंगौली, तो वहां पे ये था कि जब विभाजन हुआ था पाकिस्तान, जब लोग जा रहे थे, तो कौन से मुसलमानों पे कितना ज्यादा फर्क पड़ा था। तो मैं बता दूं आपको कि उस जो वो उपन्यास है वो हालांकि आंखों देखा ही है, वो उसमें कुछ झूठ नहीं था। तो उसमें जो हमारे जो अग्रणी मुसलमान थे, जिनके पास पावर थी, जिनके पास जमीनें थी, जो धनी थे, वो लोग तो अपना सब कुछ बेच के या छोड़ के वो लोग चले गए पाकिस्तान। और जिनके पास ऑप्शन नहीं था, जिनके पास कोई विकल्प नहीं था, जो पेशे से मतलब ऐसा था कि आज कमाएंगे तो आज ही खाएंगे, कल के देखेंगे, तो इस तरीके के लोग थे। तो उन लोगों ने भारत में रहना ही पसंद किया, वो लोग नहीं जा पाए। तो कुछ एक दो अशराफ रह गए थे, तो उन लोगों ने मतलब ऐसे सोचे कि जो उस समय उस टाइम था वो समय था, तो उसमें उन लोगों ने कोई अशराफ मान ले उस टाइम जमींदारी करता था। जब विभाजन हो गया तो उन्हें मजबूरी में जूते चप्पल की दुकानें खोलनी पड़ी, और वो शर्म से मतलब इतने लज्जित थे वो लोग कि मान लीजिए कोई नीचे अरजाल या अफजाल वर्ग का कोई व्यक्ति आ जाए तो वो ना बहुत ज्यादा परेशान हो जाते थे कि हम इसी कैसे जूते पहनाएंगे, क्योंकि हम तो अशराफ वर्ग के हैं। तो इस तरह की चीजें उस उपन्यास में दी गई थी। बाकी मेरे उपन्यासों में देखिए, मैंने अब्दुल बिस्मिल्लाह जी के उपन्यासों को लिया है, जिसमें झिनी जी बीनी चद दिया है। इसमें मैंने आपको बताया कि जो जुलाहा वर्ग है, जो बुनकर वर्ग है, जो अंसारी आते हैं जिन्हें कहते हैं, तो इस वर्ग की जो जितने हुआ है, चाहे होता है, अभी भी होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे कि मैं यूपी से और वहीं से मेरे ननिहाल वहीं पे है बनारस में। तो जो झिनी झिनी बिनी चदरिया में जो दशा दिखाई गई है, वो अभी भी मतलब उन्होंने मेरे ख्याल से 70 से 80 के दशक में उस चीज का 20-21 की अभी हाल 1-2 सालों की बात करूंगी, तो मुझे लगता है कि सेम वही चीजें अभी भी चल रही हैं।
जो शोषण का चक्र है उनका, जो बिचौलिया है, जो सेठ हैं, वो अभी भी वो सब चीजें चल रही हैं। क्योंकि मान लीजिए गवर्नमेंट जो थी सोसाइटी बनाती है, उन्होंने बुनकरों के लिए सोसाइटी बना दी कि आप लोन लीजिए और आप अपना काम कीजिए, पर वो उसके जो लोन का जो हस्ताक्षर जो सेठ हैं वो हस्ताक्षर करा लेते हैं उनसे, जो बुनकर है उन लोगों से, क्योंकि वो तो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनसे झूठे हस्ताक्षर करा के और सोसाइटी के सारे पैसे ले लेते हैं, और ये बुनकर वैसे की वैसे रह जाते हैं, मजदूरी करते हैं। तो ये चीज एक थीम थी मेरी, जीनी जीनी बीनी चदरिया में है मेरी। और मैंने जहरबाद, समरसेश है, और बस्ती, और इस तरीके से मैंने 4-5 उपन्यास, मैंने 6 उपन्यास ले रखे हैं इनके, अब्दुल बिस्मिल्लाह जी के ही हैं, जी जिसमें बिल्कुल। ऊपर इन्होंने बता रखा है कि उनकी दशा कैसी है, जो पसमानदा मुसलमान है कैसे स्ट्रगल करते हैं जीवन यापन के जी लिए, खाने जी के जी लिए, पहनने के लिए। मतलब आप सोचिए कि जो उपन्यास मैंने लिया उसमें दिखाता है कि मतलब एक वक्त की रोटी तो आप खा लिया आपने, और जो ईद हमारे त्योहार होते हैं, जैसे मुसलमानों में तो हमारे इस्लाम में 2 ही त्योहार मतलब वो बहुत तरीके से मनाते हैं ना, जैसे ईद हो गई, बकरा ईद हो गई, तो उनके लिए वो समस्या हो जाती है, त्योहार समस्या हो जाता है कि हम कैसे करेंगे इसे, इसको हम कैसे बनाएं, क्योंकि बच्चों को तो आप नहीं मना सकते ना। तो जो आप सोचिए कि साल में 2 जो त्योहार आ रहे हैं उसमें भी आपको समस्या हो रही है, तो आपका जो आर्थिक आधार है, आप किस दशा में है, मतलब सोचने की बात है। तो ये सब चीजों को लेके मेरा काम है, और मैं इन्हीं अब्दुल बिस्मिल्लाह जी के उपन्यासों पे मैं काम कर रही हूँ। लगभग मेरा जी खत्म हुआ है, और कोशिश है कि इसमें मैं थोड़ा और कुछ आगे कर सकूं, पीएचडी जी के जी बाद भी, ऐसा नहीं सिर्फ किताबों में ही रह जाए वो। तो जी जी ग्राउंड लेवल पे आके व्यवहारिक रूप में मैं उसमें काम करना चाहती हूँ, और मैं कर रही हूँ। मैं जी बाकी बहुत सारे लोगों से जुड़ी भी हुई हूँ, और साक्षात्कार वगैरह वगैरह जो जैसे किस चीज क्या होती है, तो वो चीजें भी मैं कर रही हूँ। जी 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 तो मेरा यही ऑल ओवर जी, मेरा यही इसी पे काम है। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया कहकशा, आपने बहुत विस्तार से और बहुत बारीकी से चीज़ों का अध्ययन किया है, और आपका अध्ययन अभी भी जारी है। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत बेहतर शोध आप लेकर आएंगे, और आपके शोध से हमारे जिस समुदाय का उद्देश्य करके आज ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं उन तक भी वो बातें पहुंचेंगी, और उनको कुछ दिशा निर्देश मिलेगा, और शायद पॉलिसी लेवल पे भी आपके शोध से कुछ और फायदा सरकार की तरफ से भी लोगों को हो। इसके लिए आप अलग अलग लाइब्रेरीज में अपने जो शोध की प्रतियां है, थीसिस है, कॉपी उसका आप जमा कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, और आज इतने सुंदर व्याख्यान आपने यहाँ पे रखा। अब मैं मजहर जी लेफ्ट हो गए। तुषार जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है मुझे। जी जी जी। तो मजाहिर जी मजहर लेफ्ट जी, नहीं हो गए हैं? आ, आ, मजाहिर जी लेफ्ट हो गए हैं? नहीं वो एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गए होंगे, अभी नेटवर्क जुड़ चला गया जाएंगे। होगा उनका। बीच में हमारा भी चला गया था ना नेटवर्क 2-3 बार। जी जी जी। तो मैं हाँ। आपसे निवेदन करना चाहूंगा भाई साहब, और आपसे एक संक्षिप्त परिचय के साथ, जब तक वो जुड़ जाए, अ, तो ये जो विषय तो आपको पता ही है, और इसमें बात भी हो गई कि आकिशा जी ने सुंदर बात रखी है। तो आपको मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप अपनी बात रखें। आप माननीय तुषारकांत हिंदुस्तानी जी है, आप राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संयोजक है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, जैसे कि आप लोग जानते हैं, मुसलमानों को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। अच्छा, मजहर जी आ गए हैं, तो मैं क्या इनको पहले निवेदन करूं, हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। जैसे हमारी बात हुई थी। मोहम्मद मजहर खान साहब, आवाज आ रही है हमारी? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी जी। तो आप मेरी आवाज लेफ्ट आ हो रही गए है। थे, एकदम आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आप लेफ्ट हो गए थे अभी। इनको म्यूट कर दिया गया है। आप अपने माइक को थोड़ा अनम्यूट करिए। अपने माइक म्यूट कर लिया है। भाई साहब, तो खोल दो बेटे माइक। आ गई आवाज, आ गई। आ गई आवाज, आ गई। आ गई। नीचे नहीं आ रही है ना जी 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 हेलो। जी आ जी रही जी। है आवाज, आ रही है हेलो। आपकी अब। आ रही अरे है, ना, आ रही है, आवाज तो मेरी पहले भी आ रही थी, आप भी कहाँ हाँ, अनम्यूट हो गए थे आप ना। आपका बंद आपका बंद कर दिया तुषार जी, आपका बंद कर दिया अभी। ठीक है। आपका बंद कर रहा हूँ अभी, थोड़ी देर के लिए। अभी इनका चलाते हैं। जी सर, जी भाई। आप हमारे हमारे सामने मौजूद है अपनी बात रखने के लिए। जैसे कि विषय आप लोगों को सबको पता ही है, उत्तर भारत के पसमानदा समुदाय की जातिगत जड़ें, और आप हमारे बीच मौजूद है
मज़ाहिर खान साहब, जो कि राष्ट्रीय संयोजक है, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच मदरसा प्रकोष्ठ। मदरसाओं के काम आप देखते हैं और जैसे कि मैंने कहा, मैं एक बात कह ही रहा था कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच एक ऐसा मंच है जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से एक माननीय इंद्रेश कुमार जी को दायित्व मिला और उन्होंने एक विशाल पूरे देश में एक विशाल कह सकते हैं कि हमारे जो मुसलमान समुदाय के लोग हैं उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जोड़ने का काम किया और बड़ा काम है उनका। अभी उनके दिशा निर्देश पे बहुत सारी योजना पर मुसलमानों की तरक्की के लिए या कह सकते हैं कि अल्पसंख्यकों की तरक्की के लिए वो लगातार निरंतर काम कर रहे हैं। तो उसी संगठन से आप ताल्लुक रखते हैं। आदरणीय मजहर खान साहब जी, आप मुरादाबाद से हैं मूलतः और आपने काफी काम किया है इस दिशा में, मदरसाओं को लेकर, मदरसाओं के बदलाव और तरक्की के लिए बहुत सारी योजनाओं से भी आप जुड़े रहे। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज के विषय को ध्यान में रखते हुए अपनी बात रखें। आज आपने मुझे जोड़ा, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सभी लोगों का। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कह के इतना कहूंगा कि अभी कहकशां ने जो बात रखी है वो बहुत डिटेल से रख दी और बहुत सही बात है उसकी, क्योंकि आजकल समाज में जो हमने देखा वो यही है, जिनमें कुरान और समाज, इस्लाम और मुसलमान, ये बिल्कुल कहकशां ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। मैं उसकी बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूँ। उसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे जो समाज है उसको आगे बढ़ाने के लिए सरकारों ने बहुत कोशिश की। देखिए, जहां तक भारत का सवाल है, भारत में जो इस्लाम फैला है वहां ये हम कह सकता हूं कि 90% लोग जो है ये हमारे जो है मूल रूप से सनातनी है। उसी के हिसाब से भारत में चाहे वो मुगलों ने हुकूमत करी हो या तुर्कों ने करी हो या अंग्रेजों ने करी हो या आजाद भारत में, जो संविधान बना वो सबके लिए एक सा बना। जैसे कि अभी कहकशां ने कहा कि कुरान सबको एक समझता है, सिर्फ हमारी पहचान के लिए कबीले बने थे, वो कुरान में नहीं है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसके बावजूद भी हम कुछ नहीं कर सके। मैं जो कहकशां कह चुकी है उसको दोबारा दोहराऊंगा नहीं। मैं लेके चलूंगा आजाद भारत में। आजाद भारत में पसमानदा समाज के लिए सरकार ने कानून तो बनाए लेकिन हुआ कुछ नहीं। मैं पहली लोकसभा से लेके और 14वीं लोकसभा तक के कुछ आंकड़े आपको बताना चाहता हूं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि उसमें हमारे पहली लोकसभा से लेकर 14वीं लोकसभा तक 7,500 हमारे प्रतिनिधि चुने गए सांसद। उसमें मुस्लिम्स जो थे वो 400 थे। मुस्लिम्स 400 सांसद थे, लेकिन उन मुस्लिमों में जब हमने बहुत बारीकी से उसका अध्ययन किया और देखा तो 340 जो सांसद थे वो बकौल कहकशां के कहने के अशरफ, और पसमानदा समाज से हमारे सिर्फ 60 सांसद थे इस पहली लोकसभा से लेकर और 14वीं लोकसभा तक। यानी कि 7,500 सांसदों में या प्रतिनिधियों में 400 मुस्लिम थे। 400 मुस्लिमों में जो हमारे पसमानदा समाज की नुमाइंदगी कर रहे थे वो सिर्फ 60 थे। हमने और थोड़ा सा डीपली कहा, जब हम गए तो मुस्लिम जो है वो भारत की आबादी का 13.4% है। अब हमने जो लोकसभा में चुन के आए, जो हमारे जहां कानून बन रहा, पूरे भारत का एक संविधान बन रहा और एक हमारे देश के जो चाहे वो पसमानदा हो या अशरफ हो या पूरे देश का एक जीवन शैली बदलती है, कारोबार बदलता है, तो उसमें हमारा पसमानदा जो था वो उनकी जो तादाद रहेगी वो 2.0 रहेगी। तो 2.0 जो अशरफ थे उनकी तादाद तो हो गई 340 और जो 11.4 हमारे पसमानदा समाज से लोग थे उनकी तादाद रह गई 60। ये हम लोग हकीकत से जानते हैं कि मुस्लिम समाज के 80% जो है वो हमारे पसमानदा भाई हैं। इसमें सभी लोग कसूरवार बराबर के हैं, चाहे वो मुगल पीरियड रहा हो भारत में, ब्रिटिश पीरियड रहा हो या आजाद भारत में जो सरकारें रही। इसका मैं पूरे
यकीन और आंकड़ों के साथ बात को कहता हूं। लेकिन उसके बरक्स कुछ और बातें भी हैं कि सरकारों ने ओबीसी आरक्षण रखा, SC ST रखा, वो रखा, लेकिन ओबीसी में जो मुस्लिम समाज था उसको कोई फायदा नहीं। एक बार जब कोई भी समाज पिछड़ जाता है तो उसको मेन मुख्य धारा में आने के लिए बहुत टाइम लगता है, सदियों गुजर जाती हैं, कई पीढ़ियां भी गुजर जाती हैं। लेकिन हमारे जो इस टाइम की मौजूदा सरकार है, जो उन्होंने संविधान बनाया है, उससे ये हकीकत है कि अगर हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं मौजूदा या मुख्यमंत्री और सरकारें हैं, वो उन स्कीमों को सही तरह से लागू करें तो हम ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। देखिए हमारा पसमानदा समाज में जैसे कि 36 लेकिन सबसे बड़े जो ग्रुप है वो हमारे, चाहे वो हमारे सबसे बड़ी चाहे मलिक हो, कैसी हो, चाहे हमारे घोसी समाज का हो, देखिए उनके जो लीडर्स हैं। भाई आपके में नेट होगा? आपके में भी नहीं है? हमने भी डाल लिया इसमें, फिर भी काम नहीं कर रहा है। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं किया। आवाज बहुत, तो क्या हुआ? नहीं, उनके डिवाइस में कुछ दिक्कत है। आप शुरू जारी रखें सर। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कहकशा की बात से मैं पूरी तरह इत्तेफाक करता हूं, लेकिन उसी के साथ मैं ये कहूंगा जिस तरह संविधान में एक जगह बनाई है पसमानदा के, उनको उसके हिसाब से भागीदारी मिले, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। जब हमारे पॉलिटिकली कोई भी हमारा जो कहना चाहिए कि कबीला, जैसे चाहे वो अंसार कबीला हो, कुरैश कबीला हो, मलिक कबीला हो, जो ये कबीले बने थे ये पहचान के लिए बने थे इस्लाम के नजरिए से। तो उस कबीले के जो लीडर हैं वो पूरी ईमानदारी से सरकार की योजनाओं को इस पसमानदा समाज में लाएं, और जो अशरफ है अगर वो किसी सरकारी उस पे है, चाहे वो पॉलिटिकली हो या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर, उसका भी उतना ही फर्ज बनता है कि सबको लेके आए। ऊपर लेके आएगा तो ये मुस्लिम समाज जो है एक आगे बढ़ेगा। और ये भी हकीकत है जो कहकशा ने कहा कि रोटी बेटी का रिश्ता नहीं है, लेकिन इसको भी अब बहुत हद तक तोड़ा जा रहा है। जो हमारे पसमानदा समाज के लोग थे जो पढ़ लिख के शहरों में आ गए, मालदार हो गए, अफसर बन गए, उनकी शादियां वादियां मेरे खुद नॉलेज में है। 50 मेरे दोस्त ऐसे हैं जिनकी शादियां अलग हुई है, उनकी रोटी और बेटी का भी साथ हो गया। लेकिन वो जब उनका स्टेटस बदल गया, वो चाहे अफसर बन गए हों या पॉलिटिकल लीडर बन गए हों, मिनिस्टर बने हों, MP MLA बने हों, तो शहर में आ गया। जो शहर में आ गया, आज भी हम ये कह सकते हैं कि शहर में आने के बाद जात बिरादरी और सब खत्म हो जा रहा है। शादियां बहुत हो रही हैं, खुद मेरे घर में इसके कई सबूत हैं, और बहुत अच्छी तरीके से वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन जिम्मेदारी सबकी आती है। देखिए हमारे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अभी कहकशा पति की अंसारी कबीले से ताल्लुक रखती है, आजादी के बाद जो बड़े लीडर रहे वो अंसारी बिरादरी के रहे। ज़ियाउर रहमान अंसारी वो शख्स का नाम है जो अंसारी बिरादरी का हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान से बाहर भी जिसका सिक्का, लेकिन उन्होंने अपनी बिरादरी के लिए, अपने कबीले के लिए कितने किया ये वो जानते हैं। आज इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, लेकिन उनके खानदान का और लोग थे। तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा कबीला था अंसार कबीला, तो उसके हिसाब से उसके लीडरशिप भी थी। गलती ये कि उनके लीडरों ने भी अपने कबीले के लिए नहीं सोचा। अब जो एक कबीला पीछे हो गया, बहुत से लोग हो गए। हमारे यहाँ मुरादाबाद की बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ जो सबसे बड़े मालदार लोग हैं वो अंसारी बिरादरी के, अंसार कबीले से है। अकबर का किला तो एक हुआ था, लेकिन अकबर का किला एक हमारे मुरादाबाद में भी अंसारी, लेकिन वो एक खानदान पूरा बदल गया था। अलीगढ़ में पढ़े वो लोग, बाहर पढ़े, आउट ऑफ इंडिया गए, आज बहुत आगे बढ़े। लेकिन जहां तक मेरा उनसे जो बात होती है वो ये होती है कि आज भी उनके दिल में अपने लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। वो उनका स्टेटस अलग हो गया। वो हम लोगों से तो मिल लेते हैं जो अशरफ मुसलमान है,
लेकिन अपने कबीले के लोगों को बुलाने में आज भी उनको गुरेज होता है। तो इस चीज को जो एक वो है, उसको भी हमारे इस पसमानदा समाज के जो अच्छे लोग हैं, जो ऊपर आ गए हैं, उनको बदलना पड़ेगा। बहुत मेहनत की जरूरत है। मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं, जो मौजूदा सरकार ने पसमानदाओं की एक तहरीक चलाई है, तो यकीनन इसका असर दिखेगा और दिख रहा है। देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में जो 6 चेयरमैन है वो सब पसमानदा है। अब ये उनकी जिम्मेदारी आ जाती है कि वो कितना अपने कबीलों में जाके, और सब अलग अलग कबीले के हैं। इसी तरह से सेंटर में है, केंद्र सरकार में भी जो मौजूदा सरकार है वो जो कह रही है वो कर रही है, और कहने और करने में मौजूदा सरकार का कोई फर्क नहीं है। जिम्मेदारी आती है कहकशा जैसे एक्टिव जिम्मेदार शख्सियत की, और उन लोगों की जो इस पसमानदा समाज को चला रहे हैं, और उनसे पहले हम जैसे लोगों की है, जिनको लोग कहते हैं अशरफ है, मैं नहीं मानता, लेकिन जब कहते हैं तो इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर भी आती है। अच्छा, क्योंकि चाहे वो तुर्क हो, चाहे मुगल हो, चाहे वो आपके मिर्जा हो, चाहे सैयद, सब लोग थे, लेकिन जो यहाँ आए हैं, जो यहाँ कन्वर्ट हो, वो 90% उनमें भी वही अच्छाई या बुराई आई जो हम सनातन से कन्वर्ट हो गए बने। सनातन से जो कन्वर्ट हो गए हम आए, मुसलमान बने, वो उधर तबीयत थी या बुराई थी, या मैं ये कह रहे हैं कि वैसी वो थी छुआछूत के, उसकी वो है, बशर्ते कि हम नमाज पढ़ने में भले ही एक सफ में खड़े हो जाऊं, लेकिन आज भी हमारे शहरों में अलग अलग मस्जिदें हैं कि साहब ये पठानों की है, ये सैयदों की है, ये अंसारियों की है, ये शेखों की। मैं खुद देखता हूं, लेकिन उस चीज को कमी करने के लिए, उस चीज को बदलने के लिए हम नौजवानों की जो पीढ़ी, उसको आना पड़ेगा। तीसरी सबसे बड़ी बात है, अगर हम कुरान को पढ़ते हैं तो उसको सवाब के साथ साथ अमल के लिए भी पढ़ें। अगर हम कुरान को अमल पढ़ेंगे कि कुरान जो कहता है हम उस पे अमल करें, तो यकीनन हम सच्चे मुसलमान भी हो जाएंगे, सच्चे देशभक्त भी हो जाएंगे, और जब हम तरक्की करेंगे तो हमारा देश तरक्की करेगा और देश मजबूत होगा। हम जितनी मोहब्बत अपने आप से करते हैं, अपने देश से करते हैं। हमारा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो काम कर रहा है, जो माननीय गुरुवर हम इंद्रेश कुमार जी के मार्गदर्शन में काम देख रहे हैं और कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ सब है। जिस तरह एक संघ का परिवार है, इसी तरह से एक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का परिवार है। हमारे यहाँ कोई ऊंच नीच बड़े उसकी है। हाँ, काम के हिसाब से है कि हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक हैं वो अंसार कबीले से रखते हैं, अफजाल अंसारी साहब सबसे पहले वो हैं, उसके बाद शाहिद साहब भी हैं, और भी हैं, अबू बकर नकवी हैं, लेकिन हम जब काम करते हैं तो सब हम एक साथ चलते हैं। इसीलिए आज मैं कह सकता हूं कि पूरी दुनिया में अगर मुसलमानों के लिए बेलौस और एक सा सही अधिकार दिलवाने के लिए जो काम कर रहा है वो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है। लेकिन क्योंकि हमारे कबीलों में, हमारी मुसलमानों में बहुत से एनजीओ बने, बहुत सी तंजीमें बनी, कोई तंजीम कामयाब नहीं। इसलिए हमारे जो मार्गदर्शक हैं वो परम आदरणीय गुरुवर इंद्रेश कुमार हैं, जो संघ के बड़े प्रचारक हैं। क्योंकि संघ जिस चीज को लेके चलता है वो पूरी बुनियादी तौर पे और मजबूती से आगे बढ़ता है, कदम मजबूती से आगे बढ़ाएगा फिर चलेगा। इसीलिए मैं एक पूरे दावे से कह सकता हूं कि पसमानदा समाज के लिए जो आज तहरीक चल रही है वो बहुत अच्छी है, लेकिन उसके लिए हम सब लोगों को जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा। हम लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, और पसमानदा समाज के जो लोग आज पसमानदा फिगर से, जो हमारी एक आर्थिक स्थिति थी उससे ऊपर आ गए हैं, उनकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ती है। हमारे जो आजकल के जो लीडरान हैं, हमारे बहुत है, मेरे बहुत करीबी साथी मेरा जावेद मलिक है, जो इस चीज को लेके बहुत पहले से चल रहा है और बहुत मजबूती से काम कर रहा है। कहकशा हमारे साथ है, आप सब लोग हमारे साथ हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस पसमानदा का जो लेवल है उसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं, उसको उठाने की जिम्मेदारी भी हम सबकी है। अब आया था आर्थिक तौर पे, मैं बहुत से ऐसे पठानों को जानता हूं जो रक्षा चलाते हैं, डेली मजदूरी करते हैं, और जो हमारी मंडी में मजदूर बैठते हैं, अगर वहां पसमानदा समाज के 20 मजदूर हैं तो 5 मजदूर वहां पठान समाज के भी हैं, जिनको हम अशरफ कहते हैं।
वहां शेखों के भी है 5-6 लोग। तो हमें आर्थिक स्थिति पे भी सबों को देखना है और सबों को आगे लाना है। ये भी हकीकत है कि जब तक मज़ाहिर सर, कनेक्शन में दिक्कत आ गई है। एक मिनट। तो मेरा कहने का मतलब है कि आर्थिक स्थिति में भी हमें इन सबों को लेना है। और इसी के साथ जो हमारे साथी हैं वो सब बोले, तो मैं ये चाहता हूँ जो हमारे होस्ट है कि वो दोबारा भी कुछ 1-2 टाइम दें। और मैं यही गुजारिश करूंगा कि हम सब लोग इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। और आज ही की मीटिंग नहीं, और हम लोग हमेशा, चाहे महीने में बैठे या कैसे भी बैठे, हम लोग बैठेंगे। जय हिंद, जय भारत। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मज़ाहिर खान साहब। आप इतने वरिष्ठ प्रचारक हैं और आपने इतना अच्छा काम किया है। हालांकि आपसे मदरसाओं के बारे में भी हम बहुत कुछ जानना चाहते थे कि मदरसाओं में किस प्रकार आप काम कर रहे हैं, तो लेकिन आज समय की थोड़ी कमी है। हमें इस कार्यक्रम के बाद एक और कार्यक्रम में शामिल होना है जिसमें कि बड़े स्तर पर संघ के कार्यकर्ता दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं। तो हम अगली कड़ी में फिर बात करेंगे इस पर और विस्तार से और जानेंगे। मैं अभी आवाज देना चाहूंगा शाहीना जी को, जो कि मुरादाबाद से है और वो बेसिकली एक एक्टिविस्ट के तौर पे आप काम करती है। आपने पसमानदा समुदाय के लोगों के साथ शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है और उसमें आपने, जहाँ तक आपने मुझे बताया कि आपकी कुछ संस्थाएं हैं, जो जिन संस्थाएं उस पर आप पारिवारिक तौर पे कई और लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं और जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि जो शिक्षा के क्षेत्र में भी हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। जैसे कि कहकशां जी का उदाहरण मैं भी देना चाहूंगा कि उन्होंने पहले अपने शोध पत्र में बताया कि किस प्रकार शिक्षा की दृष्टि से भी पीछे है, तो शिक्षा की दृष्टि से भी इस समुदाय को आगे आने की जरूरत है। और उसमें शाहीना जी किस प्रकार योगदान दे रही है। शाहीना जी मुरादाबाद से बेसिकली। तो मैं शाहीना जी आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी बात रखें कि आप किस प्रकार काम कर रहे हैं पसमानदा समुदाय को लेकर। जी आप बोले शाहीना जी। शाहीना जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आपको हम देख पा रहे हैं शाहीना जी। बड़ी दिक्कत है, इसीलिए हमने कल प्रैक्टिस भी करवाया था कि लेकिन प्रैक्टिस भी काम नहीं आ रहा है। जी अब शाहीना जी डिस्कनेक्ट हो गए। तुषार जी मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी। शाहीना जी जुड़ी थी, लेकिन हो सकता है अगर वो जुड़ी है तो बाद में उनको और एक बार हम मौका देंगे। वो पता नहीं डिस्कनेक्ट हो हमारे गई। उसमें क्या हो रहा है, बार बार आ जा रहा है नेट हमारा ना। जी नेटवर्क में आज काफी दिक्कत है, इसलिए हमने कल ही कहा था कि नेट को नहीं, थोड़ा पूरा ध्यान में आज रखना हमने पूरा खोला ही नहीं बिल्कुल भी। है। और अलग से तो 3 GB अलग से डाला नहीं। तुषार जी, तो आप भी अपने जो है हमारा जो विषय के बारे में मैं हमने विषय सुना ये। बताता हूँ। अभी अभी शाहीना जी फिर जुड़ गई है। देखते हैं एक बार और कोशिश करके देखते हैं, भी कुछ बोलना चाह रही है। शाहीना जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? आपके डिवाइस में कुछ दिक्कत है कि आवाज क्यों नहीं आ रही है? आवाज तो आनी चाहिए थी। डिवाइस में कुछ दिक्कत है शाहीना जी। वी आर सॉरी, एक्चुअली आपकी आवाज हम सुन नहीं पा रहे। आपकी आवाज हम सुन नहीं पा रहे। कल आपको अच्छे से सुने थे हम, लेकिन आज नहीं सुन पा रहे। आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे। आप में से किसी को आ रही है क्या शाहीना जी की आवाज? नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है, बस यही एक सॉरी। दिक्कत है। एक मिनट, आ रही है। हेलो। आप बताइए। हाँ जी जी आ जी, गई। हेलो। अब आ रही है आवाज, हेलो। बताइए। आवाज आ रही है आपकी, आ रही है अब आ रही है।
शाइना जी कुछ बोलिए, कुछ बोलिए। इसीलिए प्रैक्टिस की जरूरत है। मैंने कल प्रैक्टिस कराया भी था, लेकिन फिर भी देखिए फेल हो गया। शाइना जी कल भी नहीं रही थी ना। नहीं, अब हम रोक नहीं सकते। एक्चुअली शाइना जी के डिवाइस में दिक्कत है। हमारा समय भी कम है, प्रोग्राम नियत समय में खत्म करना है। तो तुषारकांत जी, आप कृपया इस विषय पे अपनी बात रखें प्लीज। सबको नमस्कार, जय हिंद, जी। सादर प्रणाम। आज हमारा जो विषय है उत्तर भारत में मानदा समुदाय की जातिगत गणना। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा वेंकटा जी ने और मान्यवर अपने था, उसमें सबसे बड़ी बात यह है मानव मानव एक समान। तो जब मानव एक समान है तो तो उसमें ऊंचा नीचा आगे पीछे अगला पिछला। तुषार जी, हेलो, आप अपने वीडियो आवाज थोड़ा आ रही ऑफ कर है? दीजिए। आप अपने वीडियो ऑफ कर दीजिए, थोड़ा सा वीडियो आवाज ऑफ आ कर रही है? दीजिए। हेलो, अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए। वीडियो हेलो, ऑफ कर दीजिए। दीवान साहब आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। आप अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए। वीडियो ऑफ कर हेलो, दीजिए। वीडियो इस कार्यक्रम को अब यही खत्म करना पड़ेगा, मुझे लगता है। माजहिर सर, जी दीवान भाई। कार्यक्रम में काफी डिस्टरबेंस हो गया। कार्यक्रम तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन ये नेट की वजह से काफी डिस्टरबेंस कर दिया कार्यक्रम का। हमने कल इसलिए बोला भी था कि नेट में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। शाहिना जी, आप क्या खबर बना दे गई है हो ही नहीं रहा कनेक्ट। कहना कौन सा है जरा पूछो। अरे नहीं, उसने तो करके दिखा के नहीं आपको यार, नहीं हो रहा, रुक गया बीच में। आवाज तो आ रही है शाहीना की, पता नहीं आवाज आ रही है? हाँ तुषार जी, दीवान जी, तुषार जी, आप अपने मजहर भाई, जी भाई साहब, आप शुरू करें तुषार जी। आवाज आ रही है मेरी? अरे आपकी आवाज, आप शुरू तो करें, आप श्री गणेश करें। आप आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, आप शुरू करें। आवाज आ रही है क्या? अरे भैया आवाज आ रही है, आप बोलो तो सही कुछ। ये तो आवाज तो आ ही रही है। एक सेकंड में इनको फोन करके बता देता हूँ। कार्यक्रम आज यही समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि काफी डिस्टरबेंस हो गया। हमारे दर्शक भी काफी डिस्टर्ब हो जाएंगे। आवाज आपकी आ रही थी हमारे तक, लेकिन आपकी जो है ना, आपको नहीं सुनाई दे रही। तो प्रोग्राम हम यही समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि नेट का काफी दिक्कत हो रहा है। हेलो, अगले बार हम अच्छे से करते हैं इसको, ठीक है? आज यही समाप्त करते हैं, है ना? जी। तो दीवान भाई आप तो बोले, आप मैं माफी बोले चाहता हूँ आप सबसे कि इस तरह के डिस्टरबेंस कभी भी हमारे कार्यक्रम में नहीं होता है। लेकिन आज जो है अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्यों ऐसा हो गया। और मैंने कल भी सबको आगाह किया था कि इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपको एक अच्छा नेट कनेक्शन की जरूरत है। इंटरनेट कनेक्शन अगर बेटर है कि आपके पास अगर वाईफाई हो तो सबसे बेटर है। और ये हमने बोला भी था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी के सामने हम मजबूर है। इसमें हम कुछ कह नहीं सकते। ना हमारे वक्ताओं का इसमें दोष है और ना ही हमारे आयोजकों का भी कोई दोष है। लेकिन जितने भी बातें इसमें हुई, जितनी बातें रखी गई, चाहे मजहर सर ने जो रखी है या फिर जो कहकशा जी ने बात रखी है, ये बहुत अच्छी बातें रखी है और काफ़ी जानकारी इन दोनों वक्ताओं से हमें मिली। और अनफॉर्चुनेटली जो दिक्कत आज आई है इस कार्यक्रम के दौरान, उसके लिए हम आप सबसे माफ़ी चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि एक बेटर कनेक्टिविटी के साथ इस विषय को हम लोग दोबारा एक बार आयोजित करेंगे।
और इस आयोजन में फिर आप लोग फिर हमसे हमारे साथ शामिल होंगे और इसी तरह से हमें सहयोग देंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम यही समाप्त कर रहे हैं और जो वक्ता जो अपने नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से बोल नहीं पाए, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप इसको बिल्कुल ही मन को बिल्कुल वो ना करे, दुखी ना हो, क्योंकि आपने तैयारी की थी और तैयारी के बावजूद भी ये आपकी कनेक्टिविटी की वजह से आप बोल नहीं पाए। और अगले बार जब हम आयोजित करेंगे तो हम आपको दोबारा मौका देंगे और उसमें आप लोग एक अच्छे नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ आपको जुड़वाएंगे और आप तब अच्छे से बोलिएगा। उसके लिए हम आपको पहले से निमंत्रण देके रखते हैं। तो आज का इस कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं। जितने भी लोग देश दुनिया से हमें देख रहे हैं उन सबसे सबको धन्यवाद देते हुए कि आप लोग लगातार हमारे साथ इस प्रकार बने रहते हैं और हर कार्यक्रम में हमें इतना प्यार देते हैं, उसके लिए हम सदा आपके आभारी है। और एकेडमिक पॉलिटिकल विंग के मंच से आप सबको पुनः धन्यवाद देते हुए आज के इस कार्यक्रम को हम समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं स्पीकर से निवेदन करूंगा कि आप लोग थोड़ा जुड़े रहे। मैं ब्रॉडकास्ट खत्म कर रहा हूँ। ब्रॉडकास्ट